चलिए ध्यान दीजिए, इधर 3 चैप्टर है। चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो वेक्टर को पढ़ने से पहले हम समझते हैं एक और टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम रहेगा भौतिक राशि, क्योंकि सदिश राशि इसी में से निकलता है। सदिश राशि कितने प्रकार के, भौतिक राशि कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। इसको इंग्लिश में बोल देता हूँ फिजिकल क्वांटिटी। अगर केवल फिजिकल क्वांटिटी पहले आपसे पूछा जाए किसे कहते हैं, तो क्या जवाब दीजिएगा? तो भौतिक राशि वो राशियाँ होती हैं जिसको मापा जा सके या तौला जा सके। ठीक है, भौतिक राशि किसे कहते हैं? जिसे मापा या तौला जा सके। यानी भौतिक राशि की अगर बात करें तो भौतिक राशि के एग्जाम्पल में क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, द्रव्यमान, लंबाई, त्वरण, वेग, बल, ना जी, दाब, ये सब क्या है? भौतिक राशि है। तो इन सारे राशियों में देखिए, तो अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान ऐसे लिखा जाता है 10 किलो किसी वस्तु का वजन, या ग्राम में आप लिखें तो 100 ग्राम हो जाएगा, ना जी। पाउंड में लिखे तो 100 पाउंड। बल की बात करें तो 10 न्यूटन, ठीक है ना। एनर्जी की बात करें 100 जूल। ये सब क्या है? ये सब। और भौतिक राशि में हमको 2 चीज़ देखने को मिल रहा है। एक तो इसमें मैग्नीट्यूड देखने को मिल रहा है। जैसे हम बोले कि भाई अगर बल का वैल्यू 10 न्यूटन है तो 10 न्यूटन में 10 क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, कि वहाँ पे किसी वस्तु पर अगर बल लग रहा है तो भाई उस बल का मान 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन का बल लग रहा है यानी 10 परिमाण है। और न्यूटन क्या है? तो न्यूटन यूनिट है, जिसको हम लोग मात्रा कहते हैं। यूनिट अगर कहीं भी लगा हो तो हमको पता चल जाता है कि भाई वो कौन सी भौतिक राशि है। जूल लगा है तो हम बता सकते हैं कि या तो ये कार्य होगा, कार्य का भी मात्रक जूल होता है, और नहीं तो ऊर्जा होगा। ग्राम लगा है तो इसका मतलब द्रव्यमान होगा, और किलोग्राम लगा है इसका मतलब भी द्रव्यमान होगा, क्योंकि ये किलोग्राम एसआई यूनिट है, वो सीजीएस यूनिट है। यानी भौतिक राशि जो है इसमें 2 चीज़ रहता है। एक होता है मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होता है? यूनिट। क्या होता है? यूनिट। यानी फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ मिलता है हमको, एक मैग्नीट्यूड मिल जाता है और दूसरा यूनिट मिल जाता है। तो इससे डिफाइन हो गया फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे डिफिनीशन होता है कि वैसी राशि जिसको मापा या तौला जा सके। तो आप लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, ठीक है ना, कि वैसी राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशि। अब इस भौतिक राशि में से 2 राशि निकलता है। पहला होता है हम लोगों का अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशि, और दूसरा होता है सदिश राशि। तो यही सदिश राशि हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी और इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, तो सबसे पहले हम अदिश राशि पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। और सदिश तो हमको पूरा पढ़ना ही है ना जी। अदिश राशि क्या होता है? तो अदिश राशि वैसी राशि होती है जिसमें केवल परिमाण होता है, इसमें डायरेक्शन। और सदिश राशि में परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा, ठीक है। तो कोई ऐसा क्वांटिटी बताइए जिसमें केवल परिमाण आपको दिख रहा हो, दिशा नहीं दिख रहा हो, या जिसमें केवल परिमाण होता है उसका डायरेक्शन हम नहीं बता सकते हैं। लंबाई का डायरेक्शन नहीं होता है, अदिश राशि है इसमें, ना जी। अच्छा, तो कैसे पता चला कि भाई लंबाई अदिश राशि है? बल सदिश राशि है कि अदिश? बल अदिश राशि है ना जी, सदिश राशि है बल। लंबाई अदिश है। जैसे 7 गो मूल राशि होता है ना, कौन कौन? लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान,
ज्योति तीव्रता, पदार्थ का द्रव्यमान, और एक होता है विद्युत धारा। तो ये सारे जितने भी क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं ना, ये सब कौन सी राशि है? अदिश राशि। देखो इसमें होता क्या है, अदिश राशि लंबाई हम बोले अदिश राशि है। कैसे अदिश राशि है? लंबाई का डायरेक्शन नहीं है। कैसे पता चलेगा? अब देखो यहाँ से बोर्ड के देखो ऊपर से वो पूरा लेंथ है, बोले बोर्ड की लंबाई बताओ तो तुम उसको मेजरमेंट कर लो, लेकिन ये तो लेंथ है, ये है, साथ में इसका चौड़ाई भी वो लेंथ ही है। चौड़ाई हम पूछे भाई बोर्ड की चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई भी तो लेंथ ही है ना। अरे चौड़ाई को जब लिखोगे तो वो भी 10 मीटर आएगा ना जी, लंबाई लिखोगे तो मान लो 20 मीटर आ गया। तो ये मीटर किसका यूनिट है? लंबाई का यूनिट है। तो कभी आपका लंबाई इधर से उधर गया और लंबाई फिर इधर से इधर आ गया, दोनों लंबाई है, लेकिन डायरेक्शन इसमें कितना हो गया? 2 गो हो गया, एगो इधर और एगो नीचे। तो इससे भी हम बता सकते हैं कि भाई लंबाई का डायरेक्शन नहीं है, लंबाई एक अदिश राशि है। द्रव्यमान आपको पता ही है, किसी वस्तु का वजन 10 किलोग्राम है, 20 किलोग्राम है, तो उसका भी डायरेक्शन नहीं है। तापमान भी, तापमान बुखार फ़ारेनहाइट डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना जी। तो इस प्रकार से इन सारी क्वांटिटियों को हम लोग कौन सी क्वांटिटी कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि में परिमाण भी मिल जाता है और हमको दिशा भी मिल जाता है। थोड़ा सा डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि सदिश और अदिश में क्या अंतर है। ठीक है, इसको अगर उतारना है तो उतार लो। फिर सदिश और अदिश में अंतर, पहला अंतर क्या होगा, जो इसका डिफिनेशन बनता है, इसमें क्या होता है, इसमें केवल परिमाण होता है। पहला अंतर यही बन जाता है, इसमें केवल परिमाण होता है। इसमें पहला अंतर, इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। ठीक है, परिमाण तथा दिशा दोनों होता है। इतना तो समझ में आ रहा है ना जी। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है और इसमें डायरेक्शन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात सदिश राशि और अदिश राशि में, कि अदिश राशि को आप किसी भी साधारण विधि से जोड़ सकते हो, नॉर्मल मेथड से। अदिश राशि को साधारण विधि से जोड़ा जा सकता है, साधारण विधि से जोड़ा जा सकता है। साधारण विधि माने नॉर्मल मेथड, जैसे हम लोग जोड़ घटाव बनाते हैं, इसमें गड़बड़ हो जाता है। इसे सदिश योग के विधि से जोड़ा जाता है, या ऐसे लिख सकते हैं, इसे साधारण विधि से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन हम यही लिख देते हैं, इसे सदिश योग के विधि द्वारा, सदिश योग के विधि द्वारा जोड़ा जाता है। चलो एक एग्जाम्पल इस पे करते हैं हम लोग, तो और बढ़िया समझ में आ जाएगा। नॉर्मल विधि से इसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। अगर कोई सदिश राशि हो तो उसको नॉर्मल विधि से हम जोड़ेंगे ना तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन सदिश अदिश पहचानने का ये अंतर तो वही बताएगा ना, कि कैसे आप अदिश को पहचानिएगा, कैसे सदिश को पहचानिएगा। तो पहला अंतर तो हो गया, अगर जिसमें केवल परिमाण हो अदिश हो जाएगा, परिमाण तो दिशा दोनों हो सदिश हो जाएगा। दूसरा तरीका ये भी इस तरीके से पहचान सकते हैं, आप नॉर्मल विधि से अगर जोड़ दे रहे हैं और 3 और 4 मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है हमारा 3 मीटर, ठीक है, इसका नाम देते हैं हम ए से लेके बी तक, और फिर इसी पॉइंट से इस पॉइंट तक दूरी है 4 मीटर, मान लो सी तक। टोटल दूरी अगर पूछें ए बी प्लस बी सी तो क्या हो जाएगा, 4 3 7 मीटर होगा। अच्छा, सदिश में भी सेम प्रोसेस होगा, यहाँ से यहाँ तक अगर 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक अगर 4 मीटर है, तो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या निकल जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। लेकिन अब जैसे ही हम इस थोड़ा सा डिस्टेंस के लाइन को बदल देते हैं, एक दूरी यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है और एक दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर। अब देखिए थोड़ा सा हम लाइन को चेंज कर दें, यहाँ से यहाँ तक कितना,
3, यहाँ से यहाँ तक 4। अब देखो अगर अदिश राशि वो है तो आप 4 3 यहाँ भी लिखोगे 7 मीटर। अदिश राशि का मतलब अगर आपसे दूरी पूछा जाए, क्या पूछा जाए, दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, विस्थापन सदिश राशि है। तो हम पूछें कि ए ये पॉइंट हो गया, बी ये पॉइंट हो गया, सी, तो हम पूछें कि ए सी की दूरी बताइए, तो आप कहिएगा सर कि ए से बी तक गया और फिर बी से सी तक गया, तो हम लिख देंगे आसानी से इसको 7 मीटर। लेकिन जब आप इधर आइएगा और इसको आप 4 मीटर, अब ये हो गया हमारा पॉइंट ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब जैसे हम लोग पढ़ते हैं दूरी ही विस्थापन होता है, जो न्यूनतम लंबाई होती है वो विस्थापन बन जाता है, और दो बिंदु के बीच की जो लंबाई होती है वो क्या बन जाता है, दूरी बन जाता है। हम पूछे कि अब ए से सी की बताइए विस्थापन, एसी की विस्थापन, यानी एसी का विस्थापन, तो कंफ्यूज में हो, कंफ्यूजन आप लोग अंदर आ गया। 7 मीटर आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, एकदम नहीं होगा। इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम, और वहां से निकलेगा इसका आंसर क्या, 5 मीटर। यानी यहाँ भी तो जोड़ा ही जा रहा है, 3 मीटर 4 मीटर को जोड़ने पे हमारा क्या आ रहा है आंसर, 5 मीटर। विस्थापन क्या होता है, दो बिंदु के बीच का सबसे मिनिमम दूरी। तो सबसे मिनिमम कब होगा, जब एक डायरेक्ट पहुंच जाओगे तुम, बीच में कहीं घूमना नहीं, अगर घूमोगे तब तो वो दूरी बन गया। डायरेक्ट ए से सी तक जाओगे तो वो विस्थापन होगा। और ये टोटल दूरी निकालने के लिए हमको पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करके जोड़ दीजिए और इसका रूट में डाल दीजिए। 3 3 9 4 6 16 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 मीटर आ गया। अब देखिए अगर साधारण विधि से हम जोड़ें तो इसका आंसर 7 मीटर, लेकिन इसको अगर हम साधारण विधि से जोड़ दें तो क्या वो सदिश राशि होगा, नहीं होगा, वो तो फिर वही अदिश के जैसा बन जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि सदिश राशि कोई राशि तभी होगी जब उसको सदिश योग के विधि के द्वारा जोड़ा जाए, यानी ये सदिश योग का विधि है। ये नॉर्मल विधि से अगर आप जोड़ रहे हैं तो वो सदिश राशि नहीं है। एक और एग्जांपल आप इसको ले सकते हो ऐसे, यहाँ से यहाँ तक गया वो 4 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक आया वो 3 मीटर, ये हो गया ए बी सी डी। हम क्या पूछें, ए डी की दूरी, ठीक है ना, या ए डी का विस्थापन, विस्थापन ही ले रहे हैं क्योंकि विस्थापन सदिश राशि है। बताओ क्या आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा, 3 मीटर और 4 मीटर को जोड़िएगा, लेकिन आंसर कितना आएगा, 1 मीटर। क्यों, क्योंकि एडी का विस्थापन, और विस्थापन मतलब होता है मिनिमम दूरी, तो मिनिमम दूरी हमको उतना घूमने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट ए से डी पर नहीं पहुंच जाएंगे, और ए से डी तक पहुंचने के लिए हमको कितना दूरी अधिक तय करना पड़ेगा, 1 मीटर, क्योंकि ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है और 3 मीटर तक ये आ ही गया है, तो अरे 1 ही मीटर ना आगे बढ़ना पड़ेगा हमको। तो देखिए ये अलग मेथड है, 3 मीटर 4 मीटर को जोड़े तो 1 आया, 3 को 4 को जोड़े तो 7 आया, और यहाँ पे क्या आया। तो इसलिए सदिश राशि को केवल सदिश योग के विधि के द्वारा ही जोड़ा जा सकता है। अगर इसको आप नॉर्मल विधि से जोड़ रहे हैं तो वो सदिश राशि नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक दो और अंतर बता देते हैं। चलो, सदिश अदिश राशि में यानी अब देखो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे बता रहे हैं। जैसे अभी तुमको पता चला कि जिस राशि में परिमाण भी हो डायरेक्शन भी हो वो कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, और जिसमें केवल परिमाण हो अदिश राशि। लेकिन हम कहें कि ऐसी भी राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों है लेकिन फिर भी वो अदिश राशि है, हा? यानी यहाँ पे ये बात तो क्लियर है क्या कि सदिश राशि में क्या होता है, दिशा तथा परिमाण होता है। ऐसे परिमाण तो होगा ही नहीं जी, तो दिशा होता है, ये लिख देते हैं डायरेक्ट, दिशा होता है। परंतु
परंतु जिसमें दिशा है, जिसमें दिशा है वह जरूरी नहीं कि सदिश राशि होगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको ये चीज क्लियर है कि ठीक है भाई, जिसमें डायरेक्शन है वो सदिश राशि है, ठीक है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस राशि में डायरेक्शन है वो सदिश होगा। क्या मतलब हुआ? जैसे मान के चलो अपवाद में ये दो क्वांटिटी आते हैं। अपवाद मतलब ये ऐसे क्वांटिटी हैं जिसमें डायरेक्शन भी है और परिमाण भी है, लेकिन फिर भी ये कौन सी राशि होते हैं? अदिश राशि। पहला विद्युत धारा और दूसरा होता है दाब। तो चलो समझ लेते हैं कि भाई कैसे आप कह सकते हैं कि अगर इसमें डायरेक्शन है तो ये अदिश राशि होगा। तो हम बताएं कि सदिश राशि होने के लिए डायरेक्शन तो ठीक है, जरूरी है ही, लेकिन आप लोग दूसरा अंतर देखिए उसमें क्या लिखे हैं। सदिश राशि होने के लिए क्या जरूरी है? कि वह सदिश योग के नियम का पालन करता हो। तो इसमें तो डायरेक्शन है लेकिन ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। जैसे अगर मान के चलो हम बोले कि यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर है ना जी, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट क्या है? 4 मीटर है। तो ये कहता है वेक्टर, ये कहता है कि ये 3 मीटर है और 4 मीटर है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम दोनों का स्क्वायर रूट करके जोड़े ना जी। लेकिन अगर हम इस पे विद्युत धारा का कंसेप्ट यूज करें कि यहाँ से मान लो 3 एम्पियर की धारा जा रही है और उधर से कितना धारा आ रही है? 4 एम्पियर की धारा आ रही है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। टोटल धारा कितना हो जाएगा? 5 एम्पियर। अब देखो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है, क्या है? 90 डिग्री। इन दोनों का एंगल हम चेंज कर दें, 3 एम्पियर कर दें, 5 एम्पियर कर दें, मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा? 8 एम्पियर होगा। ये गलत कर दिए हम, 3 और 4 तो हो जाएगा ये 7 एम्पियर, और 3 और 5 ये हो जाएगा। तो इससे क्या हम देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि भाई 90 डिग्री एंगल है, टोटल मैग्नीट्यूड 7 जोड़ने पर, यहाँ भी 4 ही कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल कम होगा, 30-40 डिग्री के बीच में होगा, 30 डिग्री मान लेते हैं, तभी इसका मैग्नीट्यूड 7 एम्पियर। तो हम ये देख रहे हैं कि एंगल तो चेंज हो रहा है लेकिन इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन सदिश राशि में एंगल बदलने से वैल्यू चेंज हो जाता था, नहीं चेंज होता था। जो आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट वाला बताए हैं 3 मीटर, आईसी के डायरेक्शन में 4 मीटर, इन दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 180 डिग्री। तब इसका वैल्यू आया था 7 मीटर। फिर यहाँ था 3 मीटर और इधर से एक ऊपर डाल दिए थे जो थोड़ा बड़ा ही था, इसका वैल्यू क्या था? 4 मीटर। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तब इसका वैल्यू आया था 5 मीटर। यही सब आया था ना। एक था इधर 4 मीटर का, एक ऐसे था 3 मीटर का, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो आंसर आया था 1 मीटर। मतलब जैसे जैसे एंगल चेंज हो रहा था वैसे वैसे इसका वैल्यू भी तो बदल रहा था। यही तो सदिश योग का नियम है। लेकिन यहाँ पे हम एंगल बदल रहे हैं ना, तब भी हमारा करंट टोटल मैग्नीट्यूड उतना ही रह रहा है। यहाँ भी 7 एम्पियर, यहाँ भी 7 एम्पियर, यानी इसका मतलब ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। इसलिए इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी ये विद्युत धारा कौन सी राशि होती है? इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि सदिश राशि में दिशा होता है, परंतु जिसमें दिशा है वह जरूरी नहीं कि सदिश राशि होगा। इसको नोट कर लीजिए, ये अपवाद में दोनों क्वांटिटी आता है। इसके आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो अगला हेडिंग हम लोग का क्या बनेगा? सदिश राशि का क्या? सदिश राशि का निरूपण। निरूपण मतलब क्या होता है जी? रिप्रेजेंटेशन। लिख दे उसको, चाहे हिंदी लिखो, क्या जरूरत है इंग्लिश लिखने की। सदिश राशि का
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। बहुत लोग अंग्रेजों को ये बैठल बा तो लिखवाल जरूरी बने, लिखो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी हो गया। सदिश का निरूपण, देखिए सदिश को निरूपित करने के लिए सदिश को निरूपित करने के लिए, निरूपित का मतलब जैसे किताब आप खोलिएगा तो आप देखिएगा जहां जहां बल दिखेगा उसके ऊपर तीर का निशान डाल देगा, वो निकाल के देख लीजिए वेक्टर में एकदम डाला हुआ रहेगा, ठीक है ना। यानी सदिश को निरूपित करने के लिए क्या किया जाता है, उसके ऊपर किसका निशान लगाया जाता है, तीर का निशान लगाया जाता है, कैसे लगाओगे, तो जैसे मान लो अगर बल सदिश राशि है तो बल के ऊपर तीर का निशान ना जी, तीर आपको समझ में आ जाएगा ना, ऐसे तीर का निशान, रेखा भी कहीं कहीं लगाया जाता है, ऐसे कर देते हैं तीर का निशान, या उसको भी लिख देते हैं या रेखा लगाया जाता है। अगर रेखा भी दिखाया जाए ना तो समझिए वो भी क्या है, सदिश राशि है। जैसे बल हो गया तो बल को हम ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, त्वरण को ऐसे लिख सकते हैं ना जी, क्योंकि ये सब क्या है, सदिश राशि है, ऐसे लिख सकते हैं वेलोसिटी के। किसी किसी किताब में क्या किया जाता है ना, इसको गाढ़ा कर दिया जाता है। जैसे मान लो हमको विस्थापन लिखना है, विस्थापन कौन सी राशि है, सदिश राशि है, तो हम ना तीर लगाएंगे और ना ही लाइन खींचेंगे, हम इसको क्या कर दे रहे हैं, गाढ़ा कर दे रहे हैं, तभी ये कौन सी राशि होती है, सदिश। तो सदिश राशि को तीन तरीके से निरूपित किया जाता है, पहला तीर का निशान लगाकर, दूसरा रेखा लगा के, और तीसरा गाढ़ा करके लिखा हुआ है तो समझिए वो भी क्या है, सदिश राशि। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अगर ये दे दे ऐसे ग्राफ बना के, ये लाइन खींच दे, अब यहाँ से आपका एकदम इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ध्यान से इसको समझते चलिए। ये हो गया, जैसे बल क्या होता है ना, बल दो बल ऐसे, अगर एक बल ऐसे हो ना जी, और एक बल मान लो कि ऐसे हो, एक बल ऐसे, हाँ देखो ये है, एक फोर्स मान लो इस डायरेक्शन में हो, एक फोर्स इस डायरेक्शन में हो, और दोनों का मैग्नीट्यूड एकदम बराबर हो, ये भी 10 न्यूटन का, ये भी 10 न्यूटन का, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, जब बोले कि इस दोनों का परिणामी बल बताओ, वैल्यू बताओ, उसका आंसर बताओ, वो एकदम इन दोनों के बीच से होके जाता है, ऐसे कहाँ से होके जाता है, ये भी बीच से होके जाएगा, इसका मतलब ना जी, इधर भी डाल देते हैं, इधर भी डाल देते हैं, अब दिख रहा है ना, दिख तो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बीच से होके जाएगा। यानी हमारे कहने का मतलब ये हुआ, जब बीच से होके जाएगा तो फिर जैसे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इसका रिजल्टेंट बीच से होके जाएगा, तो जब बीच से होके जाएगा तो फिर उसका डायरेक्शन क्या होगा भाई, इसका तो हम बता सकते हैं ईस्ट, इधर तो वेस्ट, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, भाई कौन सा डायरेक्शन है, तो वही डायरेक्शन आप यहाँ पे समझ लीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग ईस्ट माने पूरब, हिंदी में लिख दें पूरब, वेस्ट माने पश्चिम, यहाँ लिख देते हैं नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ माने उत्तर, और साउथ, साउथ तो दिख ही नहीं रहा है, छोटा सा करके यहीं पे समझा दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या हमारा साउथ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण, 4 गो डायरेक्शन है। तो अगर, अब ध्यान समझिए, इसका डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये लाइन एकदम बीच में है, इसका मतलब 45 डिग्री इधर है, 45 डिग्री इधर है, यही मतलब हुआ इसका, 90 डिग्री इन दोनों के बीच का एंगल हुआ, तो जब ये लाइन जाएगा तो ये 90 डिग्री दो भाग में बढ़ जाएगा, ऊपर कितना डिग्री, 45 डिग्री, इधर कितना डिग्री, तो इसका नाम क्या होगा, जब लाइन बीच से होके जाए
तो इस लाइन का नामकरण बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। इसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? मतलब सबसे ज्यादा इस लाइन का वैल्यूएशन होता है, और इसी लाइन के पास जो वैल्यू है, मतलब जो नाम है, उसका नाम पहले लिख देते हैं। मतलब ये नॉर्थ ईस्ट हो गया। अगर इधर बात करें तो ये क्या होगा? नॉर्थ साउथ, सॉरी नॉर्थ वेस्ट। क्या होगा? इसका नाम क्या होगा जो इधर से जा रहा है? साउथ ईस्ट। इसको नहीं छूना है, ठीक है ना? इधर इसका नाम बताओ, साउथ वेस्ट। में तो आते नहीं थे, क्या होता है? साउथ वेस्ट, ठीक है। लेकिन ये नामकरण कब करना है? जब ये लाइन बीच से होके जाए, तब ये ठीक है, इसका नाम पहले, और जिसके बीच में मतलब इन दोनों के पहले इसका वैल्यू मतलब नाम लिखना है, तब इसका नाम लिखना है नॉर्थ ईस्ट। इस बीच में है एकदम, ये 45 डिग्री के एंगल पे है, तो पहले ये आ गया नॉर्थ, फिर ये आ गया वेस्ट। मतलब पहले वेस्ट नहीं, सीधा जो लाइन है उसी का नाम पहले लिखना है, बाद वाले मतलब इधर वाले का बाद में लिखना है। लेकिन अब क्या हो, अब 45 डिग्री पे कोई लाइन आपको नहीं दिखे, तो थोड़ा सा इसको भी समझ है, तो इसको रहने दो। 45 डिग्री पे लाइन न दिख के आपको यहाँ पे लाइन दिख जाए, यहाँ पे लाइन दिख जाए, और ये एंगल, ये आपसे बताया जा रहा है, अब क्वेश्चन आपको मिल जाएगा बनाने के लिए, अभी देते हैं इस पे। अगर यहाँ पे ये एंगल हम दें कि इस इधर से ये कितने डिग्री के एंगल पे है, तब इसको क्या कहेंगे? तब इसको कहेंगे उत्तर से किधर? पश्चिम 30 डिग्री के एंगल पे। हम पूछें कि इसका डायरेक्शन क्या है, इस बल का क्या परिणाम होगा, तो डायरेक्शन आप कहोगे कि सर उत्तर से पश्चिम की ओर 30 डिग्री के कोण पर, ठीक है, क्योंकि कोण इधर से इधर बन रहा है। अगर यही 30 डिग्री कोण गायब कर दे और इस कोण को क्या करें, इधर से बना के दें, कितना डिग्री पर? 30 डिग्री पर, ठीक है ना? तो क्या कहेंगे इसको? तब इसको कहेंगे क्या? पश्चिम से उत्तर की ओर 30 डिग्री के कोण पर। ऐसे 30 डिग्री होगा नहीं, 60 70 80 डिग्री का होगा। समझ में आ रही है चीज कि नहीं आ रहा है? इधर भी समझा देते हैं साफ बना के। अगर एकदम 45 डिग्री के एंगल पे ये नहीं हो, तब आपको ये यूज करना है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इस प्रकार से अगर मान लो यहाँ पे एक लाइन खींच दे और ये एंगल 45 न दे दे, आपका कितना डिग्री? 35 डिग्री। क्या नाम दोगे इसका? डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, ईस्ट से नॉर्थ की ओर कितने डिग्री? 35 डिग्री के कोण पर ना जी। इधर एक लाइन दे दे, इसका एंगल दे दे भाई 20 डिग्री। क्या नाम दोगे इसका? नॉर्थ से वेस्ट 20 डिग्री के कोण पर। चलिए बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से सदिश राशि को निरूपित किया जाता है। नोट कर लो इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। मतलब इसको देख के हम ये बता सकते हैं कि जो सदिश राशि, ठीक है, जो सदिश राशि 45 डिग्री के कोण पर हो, 45 डिग्री के कोण पर हो, उसे लिखते समय कौन से दिशा का उपयोग किया जाता है? उत्तर दक्षिण दिशा का प्रयोग किया जाता है। उत्तर दक्षिण दिशा को पहले लिखा जाता है, ऐसे लिख देते हैं, को पहले लिखा जाता है, ठीक है ना? ये अब याद रहेगा इससे ना जी। यानी जो भी सदिश राशि 45 डिग्री के कोण पर है, तो उसमें सबसे पहले आपको, अगर उत्तर की ओर है तो उत्तर की ओर का मतलब समझ रहे ना, यहाँ पे है तो उत्तर दिशा पहले लिखा जाएगा। जैसे इसको अगर मतलब सदिश राशि का डायरेक्शन बताना हो तो हम इसको लिख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे ईस्ट है, तो सबसे पहले उत्तर। अगर यही यहाँ पे है 45 डिग्री कोण पर, तो इसको हम क्या बोल देंगे? साउथ ईस्ट। यानी यहाँ भी पहले देखिए नॉर्थ है और यहाँ भी पहले साउथ है। इधर क्या करेंगे? नॉर्थ वेस्ट। इसको क्या लिखेंगे? साउथ वेस्ट। यानी जब भी 45 डिग्री कोण पे सदिश है, तो उसे लिखते समय हम लोग उत्तर और दक्षिण दिशा को पहले लिखते हैं। आप देखिए सब यहाँ उत्तर है, दक्षिण है, उत्तर है, दक्षिण है, ठीक है। अगर 45 डिग्री कोण पे नहीं है तो बता ही दिए हैं।
जिसके साथ वो एंगल बनाएगा तो उधर से उधर की ओर उसको लिखते हैं। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए, ये रहेगा तो याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं, दोनों सदिश है कि नहीं है। कैसे पता चला? क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पे बता रहा है हमसे, कह रहा है कि निम्न सदिशों को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब चित्र द्वारा आपको बनाना है, ग्राफ पे दिखाना है कि 5 न्यूटन, कितना न्यूटन, कोई बल है, न्यूटन तो बल का मात्रक है, जिसका डायरेक्शन 37 डिग्री पूरब से दक्षिण की ओर है। ठीक है, और दूसरा कि 2 मीटर पर सेकंड किसी गाड़ी का वेग है, जिसका डायरेक्शन क्या है, 30 डिग्री उत्तर से पश्चिम की ओर। बना के दिखाइए हमको, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। बनाइए, चलो बनाते हैं तो मिला लेना, ध्यान से समझो जिसको नहीं समझ में आया। पहला फिगर बनाते हैं। फिगर बनाने के लिए हमको ऐसे डायरेक्शन दिखा देते हैं 4 गो न जी। इधर डायरेक्शन होगा ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ईस्ट माने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। देखो बल कितना, बल का वैल्यू क्या है, 5 न्यूटन। तो मान लेते हैं कि 1 न्यूटन जो है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है, तो 5 सेंटीमीटर खींचेंगे तो 5 न्यूटन हो जाएगा ना जी। अब इसका डायरेक्शन देखो 37 डिग्री पूरब से दक्षिण। अब बताओ पूरब यहाँ पे है ना जी, और दक्षिण का है ये उत्तर, और ये यानी पूरब से दक्षिण की ओर नीचे की तरफ आएगा। तो मान लो हम यहाँ तक बनाते हैं, ये लाइन जो है ये मैग्नीट्यूड बताएगा, ये ध्यान रखना है। 5 सेंटीमीटर का लाइन खींचिएगा जो कि बराबर किसके होगा, 5 न्यूटन के। ठीक है ना, और ये कितने डिग्री के एंगल पे होगा, 37 डिग्री के एंगल पे, वो भी पूरब से दक्षिण की ओर। तो पूरब से दक्षिण की ओर, सही है। दूसरा, दूसरे के लिए भी पहले हम बना लेते हैं ऐसे, है ना, एक्सिस इधर लिख देते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। चलो ध्यान से समझो तो 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ भी वही मानक ले लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 मीटर पर सेकंड के, तो 2 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड के ना जी। हमको 2 मीटर पर सेकंड लेना है कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री, और वो भी उत्तर से पश्चिम। तो उत्तर देखो कहाँ है, पूरा पश्चिम उत्तर, यही ना है। उत्तर से पश्चिम की ओर माने इधर की तरफ। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम ऐसे, मैग्नीट्यूड कम है तो इसका वैल्यू भी कम होगा, छोटा बना देते हैं। ये 2 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितने डिग्री के एंगल पे, 30 डिग्री के एंगल पे। डायरेक्शन उत्तर से पश्चिम की ओर। बोलो कोई दिक्कत? बन गया चित्र, नोट करो। चलिए ध्यान दीजिए सर, सदिश से संबंधित कुछ प्रमुख, ये सारे टर्म आपको सवाल बनाते समय यूज होंगे, इसलिए इसको भी ध्यान से आपको समझना है। पहला टर्म क्या है, किसी भी सदिश को, किसी भी सदिश को 2 पाई, 2 पाई का मतलब पाई 180 डिग्री के बराबर होता है, तो 2 पाई 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री घुमाने पर, किसको घुमा रहे हैं, सदिश को कितना डिग्री घुमाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। तब तो जहां हमारा मन करेगा वहां हम घुमा देंगे सदिश को, जहां भी हमको जरूरत पड़े सदिश को घुमाने के लिए तो हम घुमा सकते हैं। कितना डिग्री, 360 डिग्री। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वेक्टर यहाँ पे है, ठीक है, इसका परिमाण मान लेते हैं हम ए है, ठीक है ना, तो अगर हमको मन करे कि 1 राउंड इसको हम घुमा दें ना जी, 1 राउंड का मतलब कितना डिग्री, तो 360 डिग्री अगर हम इसको घुमा दें तो फिर ये वहीं पे तो आ जाएगा। तो फिर इस पे क्या इफेक्ट होगा, कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड ए है तो ए वो है ही, डायरेक्शन उधर है तो डायरेक्शन है ही। ठीक है, इसमें ये भी ध्यान रखना है कि वेक्टर का ये जो लेंथ है ना, यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है वो क्या बताता है, वो मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, और ये जो तीर का निशान है ये क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ये 2 चीज है।
तो फिर ये लेंथ हमारा ए नॉट ए है या वेक्टर ए है, सॉरी वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, डायरेक्शन इधर है। जब इसको हम 360 डिग्री घुमा दिए एक बार न जी, तो फिर ये वहीं पे पहुंच गया जहाँ पे पहले था, और ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ना उसका डायरेक्शन चेंज हुआ। तो इसलिए ये हमारा पहला टर्म होगा कि किसी भी सदिश को हम अगर 360 डिग्री घुमाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्या होगा, दो सदिशों के कितने बीच का कोण 0 डिग्री से क्या बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा या बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी वेक्टर जो है वो 0 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। मतलब दो वेक्टर के बीच का कोण 0 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा या बराबर होता है। यानी कोई दो वेक्टर है और उनके बीच का एंगल मान लो क्या है, थीटा है, तो ये जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा या 0 डिग्री के बराबर भी हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वाला में हम देखे थे 0 डिग्री था। और ये थीटा 180 डिग्री से छोटा, ये 180 डिग्री के बराबर। एकदम इम्पोर्टेंट टर्म तुम लेके आओगे, और दोनों के बीच के एंगल 270 डिग्री होगा। दो वेक्टर को जोड़ के दिखाओ तो जुटेगा, कभी नहीं जुट सकता है। दो को वेक्टर हम ले लें, एक वेक्टर भाई इसका डायरेक्शन इधर है, एक वेक्टर का डायरेक्शन मान लो यहाँ पे है, और इन दोनों का बीच का एंगल मान लो कि कितना डिग्री है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं इसको, इधर लेके आते हैं। ये एंगल हो गया हमारा मान लो कितना 270 डिग्री। अब कहेंगे इन दोनों वेक्टर को जोड़ दो तो क्या होगा, नहीं जुटेगा। क्यों है गधा, डायरेक्शन से क्या मतलब है। इन दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, और दो सदिशों के बीच का एंगल यहाँ पे बताया जा रहा है कि 180 डिग्री के बराबर हो सकता है, 180 डिग्री से छोटा हो सकता है लेकिन उससे बड़ा नहीं हो सकता है। या 0 डिग्री के बराबर हो सकता है, 0 डिग्री से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 0 डिग्री से छोटा नहीं। यानी ना 180 डिग्री से बड़ा ना 0 डिग्री से छोटा, इन दोनों के बीच में या इन दोनों के बराबर हो, तभी वो वेक्टर के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टर्म था। इसमें एक और टर्म आता है, उसको भी टर्म नहीं है, मतलब एक पॉइंट है, उस पॉइंट को लिख देते हैं कि अगर दो सदिशों के बीच का एंगल निकालना हो, ठीक है ना, तो दोनों सदिशों के किसके, दोनों सदिशों के टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये क्या होता है जी, टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। टेल क्या होता है, टेल टेल मतलब उसका पूंछ, पूंछ मतलब कि जिधर डायरेक्शन है वेक्टर का, वो डायरेक्शन का पीछे वाला हिस्सा। डायरेक्शन कौन बता रहा है, तीर बता रहा है ना। इसका फिगर हम यहाँ पे बता देते हैं, यहाँ पे ठीक है। अगर मान के चलो कि एक वेक्टर हमारा इधर की तरफ है, तो इस वेक्टर का ये टेल होगा पीछे वाला, और आगे वाला हेड होगा। तो हम अभी तो एक वेक्टर दिए थे, ऐसे घुमा के दे दिए थे ना जी, और ये एंगल क्या डाल दिए थे 270 डिग्री। अच्छा, अगर हम इस वेक्टर को डायरेक्शन के बदल देते, इस वेक्टर के डायरेक्शन को बदल देते हैं, और ये वेक्टर हम ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, और तब कहें कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो क्या ये बात सही है? एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि दो सदिशों का टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए, और टेल के बीच का एंगल ही वो कोण बताता है, लेकिन ये टेल तो नहीं जुड़ा है, एगो का टेल है और एगो का हेड है। तो आगे अभी आपको बताएंगे पैरेलल शिफ्टिंग, यानी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। अब हम पूछे कि इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो क्या बताओगे? पता ही नहीं है। पता है? नहीं पता है। तो पैरेलल शिफ्टिंग आगे हम आपको बताएंगे कि इसी वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यानी उसको उठा के यहाँ बैठा सकते हैं,
तब तो टेल से टेल जुट गया, अब एंगल निकल जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये एकदम इम्पोर्टेंट टर्म है कि जब एंगल की बात आप कर रहे हैं तो एंगल वो तभी होगा जब दोनों सदिशों का टेल जुड़ा हुआ। एकदम दो टर्म नोट कर लीजिए। हो गया। तीसरा पॉइंट क्या होगा जो आप लोगों को समझा रहे थे, किसी भी सदिश के बीच का कोण निकालने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों सदिशों का, बोलो, टेल जुड़ा हुआ होना चाहिए। जुड़ा हुआ होना चाहिए। बात सही है कि गलत है? एकदम सही है। फिगर आपको समझा दे रहे हैं। ऐसे एक सदिश ये है तो दूसरा सदिश हमारा ये होना चाहिए, टेल से टेल जुड़ा हुआ है। अच्छा एक और बात बताओ, मान के चलो कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है और इधर के एंगल दे दिए हमारे 270 डिग्री। कितना डिग्री? हम कहेंगे इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण बताओ। मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तब क्या करोगे बताओ? ए और बी के बीच का एंगल बताओ, क्या बताओगे? सोचो, तब तक एक 4 नंबर पॉइंट हम लिख ले रहे हैं। दिमाग लगाओ, क्या बताओगे उसके जगह पर? किसी भी सदिश राशि को उसके समांतर एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं। बोलो बाबू, क्या आंसर आया तुम लोगों का? हाँ गधा है तुम लोग यार। कोण नहीं निकल जाएगा? टोटल कोण बताओ ना। तो 360 डिग्री है तो 360 डिग्री में से 270 घटा दो। 0 का 0, 16 में से 7 गया 9, कितना डिग्री? 90 डिग्री। फिगर मतलब ऐसे होना चाहिए, गड़बड़ा गया है थोड़ा सा। निकल तो गया 90 डिग्री, हो गया आंसर। उधर है इधर क्या? हमको दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताना हो। ये भी तो एंगल ना इधर क्या है ना जी, दोनों वेक्टर का है। निकल गया आंसर। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना डिग्री है? अगर आपको दिख रहा है 180 से बड़ा दिख रहा है वो, तो 360 में से तुरंत माइनस कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चौथा पॉइंट देखिए, पैरेलल शिफ्टिंग वाला बता रहे थे बताने के लिए, किसी भी सदिश राशि को उसके समानांतर एक जगह से दूसरे जगह रख सकते हैं। ठीक है, फिगर यहाँ पे बता देते हैं, देख लीजिए। अगर ये ऐसे है और एक वेक्टर मान के चलो यहाँ पे है और इसका परिणाम मान लो 2 न्यूटन का है, तो इस वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, जहां जरूरत पड़े वहां उसको उठा के, लेकिन पैरेलल होना चाहिए एकदम। इसके पैरेलल हम यहाँ पे उठा के इसको रख सकते हैं। ये भी 2 न्यूटन का रख दिए। इसको अब चाहो ऊपर ले जाना तो ऊपर भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उठा के रख दिए ना जी। जैसे आपको लोगों को बता रहे थे कि अगर एक वेक्टर मान लो हमारा ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, तो हम पूछते कि भाई इन दोनों के बीच का कोण बताओ, तो कोण निकलेगा? क्यों नहीं? टेल नहीं जुड़ा है तो टेल जोड़ दो। इसको उठा के यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, नहीं कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग वो नहीं होगा, पैरेलल शिफ्टिंग इसका होगा। इसको उठा के यहाँ पे ले जाके रख दो, मतलब ये तो पहले से बैठा हुआ है ना, इसको उठा के ऊपर लेते जाओ, एकदम पैरेलल रहेगा। ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गया और हमारा वेक्टर के बीच का एंगल भी निकल जाएगा, है कि नहीं? तो इसमें ये दोनों टर्म इंपोर्टेंट है। अभी इस पे हम लोग सवाल करेंगे, पहले इसको उतार लीजिए, ठीक है? चलिए, ये तो एकदम बच्चों वाला सवाल है। क्या सवाल है? दिए गए सदिश के बीच का कोण बताइए। पहला है ए, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण बताना है। वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच का कोण। तीसरा है वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण। चलिए ध्यान से समझिए, 1 नंबर का आंसर बता रहे हैं। पहले हमको बताना है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण।
आपको ये समझना है कि कोण दोनों वेक्टर के बीच का तभी होगा जब दोनों वेक्टर का टेल से टेल जुड़ा हुआ हो। तो आप देखो इस चित्र में वेक्टर ए यहाँ पे है, वेक्टर बी यहाँ पे है, लेकिन एगो का टेल और एगो का हेड जुटा हुआ है, तब तो गड़बड़ हो गया। तो क्या करेंगे, तो पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे ना जी। अब अलग फिगर बना लेते हैं। देखो दिक्कत पहले वेक्टर ए है तो ए को यहाँ पे रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितने डिग्री का एंगल, दिक्कत ये है कि जब वेक्टर बी को तुम यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो एंगल पे क्या ध्यान देना है कि इस एक्सिस के साथ ये कितने डिग्री के एंगल पे है, 60 डिग्री के। तो जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो ये इसी एक्सिस के साथ 60 डिग्री के एंगल पे रहेगा। आया समझ में इतना कि जब इस एक्सिस के साथ ये 60 डिग्री के एंगल पे है तो इसी एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे होगा। लेकिन हमको निकालना है ए और बी के बीच का कोण, यानी ये वाला कोण ना जी। तो फिर हम क्या करेंगे, ये टोटल एंगल हमारा 90 डिग्री का है, 90 में से 60 को घटाएंगे तो ये कितना, 30 डिग्री। अब हमारा ए और बी के बीच का एंगल हो जाएगा 30 और 30 बराबर 60 डिग्री। ये आंसर हो जाएगा, परफेक्ट आंसर। इसको नोट कर लीजिए। फिर 2 नंबर 3 नंबर बता देते हैं। 2 नंबर सवाल, किसके किसके बीच का एंगल, ए और सी। तो ए देखो इधर गया है, सी इधर गया है, दोनों टेल का टेल जुड़ा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब ये एंगल 45 तो इधर भी 45, तो 45 और 30 कितना डिग्री, 75 डिग्री। तो ये तो डायरेक्ट ही निकल गया, इसमें तो कुछ इधर उधर करना नहीं है। 3 नंबर देखो, ये समझ में आया ना। 3 नंबर, बी और सी के बीच का कोण। तो देखो क्या हम करते हैं, वो फिर वह फिगर बनाते हैं। बी, ए से तो हमको कोई मतलब नहीं है, तो आप चाहो तो ए को छोड़ भी सकते हो। बी 60 डिग्री के एंगल पे है, तो यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और इधर का एंगल हम बना देंगे 60 डिग्री। समझ में आ रहा है। अब हमारा क्या है, वेक्टर सी, और वेक्टर सी जो है वो कितने डिग्री के एंगल पे है, वेक्टर सी, ये तो बी था ना, बी, वेक्टर सी 45 डिग्री के एंगल पे है, यानी ये इधर जो है वो कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। तो पूरा 60 डिग्री। अब इसमें क्या तुमको समझ में आ रहा है, कितना डिग्री होना चाहिए बी और सी के बीच का कोण। तो देखो भाई पूरा कोण बी जो है इसके साथ कितना डिग्री पर है, लेकिन ये वाला कोण जो है यहाँ से और यहाँ तक कितना डिग्री का है, 45। तो बी और सी के बीच का कोण यही ना आ रहा है। तो टोटल क्या करेंगे, 60 में से 45 को माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, 15 डिग्री आंसर हो जाएगा। ये सवाल आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। एक है हमारा यहाँ पे वेक्टर ए, दूसरा है वेक्टर बी, और इन दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। तो आपको ए और बी के बीच का एंगल निकाल के लेके आना है, बस यही आपको बना के लेके आना है घर से। नोट कर लीजिए इसको।